इत्तेफाक से आज भी खान साहब ने एक ऐसा बयान दिया हुआ है। सारी की सारी कहानी अबस है, इसका कोई फायदा नहीं है, वक्त गुजर चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। आओ मुस्कुराएं, ज़रा कह लगाएं, चूँकि इतवार का दिन है, ज़रा हल्का फुल्का सा प्रोग्राम करने का मूड है। आज भी इत्तेफाक से आज भी खान साहब ने एक ऐसा बयान दिया हुआ है जिसको हम ज़ेर बहस लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो होठों पे मुस्कुराहट खुद ब खुद रक़्सां होती चली जाएगी। मेरे मौसूफ़ फरमाते हैं कि करप्शन फ्री माशरे के लिए कोशां हैं। अब ये बयान ज़ाहिर ज़ाती तौर पर ऐसा है कि इंशाअल्लाह ताला इस पर आप 350 साल तक अगर प्रोग्राम करते रहें तो भी आपको किसी गेस्ट की ज़रूरत नहीं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एंकर कोई मेरे जैसा ज़ुबान दराज होना चाहिए। खान साहब ने ये जो बयान दिया है, खान साहब उस बयान को देते हुए जिस जहनी कैफियत में होंगे, कुछ उसी किस्म की कैफियत एक बहुत ही मुतनाज़ा किस्म की हस्ती हैं मोहतरमा आनसा हरीम शाह साहिबा, उनके मियाँ भी उस कैफियत में थे। फरमा रहे हैं कि वालदैन की दुआ से ऐसी बीवी मिली। मेरा ख्याल है दुआ से पहले बद लगाना वो भूल गए थे। उनके ख्याल में ये उनकी दुआओं का समर है। मेरा ख्याल इस बारे में क्या है वो तुम मत ही पूछिए। खान साहब के बयान पर दोबारा आते हैं। खान साहब के बयान यानी एक बाकायदा फुल वज़ीर आज़म का बयान और हरीम शाह के शौहर के बयान में अगर ममासलत पाई जाने लगे तो क्या आपको अपनी याददाश्तों को खंगालने की ज़रूरत नहीं है कि आया अब हम पर यह नौबत आ गई है। खान साहब मजीद आगे चल करके हंसाते हैं, कहते हैं कि गरीब की मदद करने वाला निज़ाम चाहते हैं। गोया 350 साल से ये गरीब की इन्वर्टेड कॉमाज में मदद ही तो कर रहे हैं। आटा, चीनी, घी, तेल, बिजली, गैस गरीब की पहुंच से दूर करके गरीब की मदद फरमाई जा रही है अपने तौर पर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या झक मार रहे हैं ये लोग आजकल, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ऑक्सफोर्ड ने 2 ग्रेजुएट्स जो निकाले हैं, एक तो हज़रत इमरान खान और दूसरे हज़रत बिलावल। एक कहते हैं कि पानी आता है, बारिश आता है तो पानी आता है। खान साहब जितना कुछ कह चुके हैं अब तक, अगर उनका बयान करने पे आ जाऊं तो जर्मनी जापान एक दिखाई देंगे। खान साहब के डिक्शनरी में उनकी लुगत में 12 मौसम होते हैं। हमने 4 पढ़े थे, साइंस आज तक 4 बता सकी है, लेकिन पीटीआई के जो साइंसदान हैं या पीटीआई की सोशल मीडिया ब्रिगेड के जो जगादरी हैं वो 12 पर मुसिर हैं। ऑक्सफोर्ड क्या कर रही है? ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट्स क्यों अपने बयानात से ऑक्सफोर्ड का मजाक उड़वाने पर तुले हुए हैं? खान साहब कह रहे हैं कि गरीब की मदद करने वाला निज़ाम चाहते हैं। हुजूर, आपकी चाहत की अगर हम बात करें तो ये मुल्क आपकी चाहत की भेंट ही तो चढ़ गया। जब आप आए थे तो हालात इतने दिगरगूं बहरहाल नहीं थे। आपने तब्दीली का सुरमा बड़ी चाह से हमारी आंखों में लगाया और उसके बाद फिर हम सावन के अंधों की तरह इधर उधर टकराते फिरते हैं, कुछ नज़र नहीं आता। दूसरी जानिब उनके ममदू यानी मेरे वज़ीर आज़म के ममदू फवाद द ग्रेट चौधरी साहब, जो अपनी पार्टियां बदलने की आदत की वजह से इंतहाई मशहूर हैं, जो इंतहाई बेसुरे, इंतहाई अलटप और फातिरुल अक्ल किस्म के बयान देने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने फरमाया कि नून लीग वाले बूट पॉलिश को तैयार। अपोजिशन का कहना है कि बूट आप छोड़ें तो फिर किसी का नंबर लगे। अच्छा, यहाँ हमेशा सियासत में हर आदमी ची गुवेरा बनने के लिए तैयार रहता है। फवाद चौधरी साहब से ये पूछिए कि नून लीग वाले अगर बूट पॉलिश के लिए तैयार हैं तो आप क्या कर रहे हैं? फवाद चौधरी साहब से ये पूछिए कि नून लीग वाले क्यों आपके नाम ले करके अता तारा साहब बबांगे दोहल ये बताते चले जा रहे हैं कि आप नून लीग में एंट्री की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है पीटीआई से आपने पाँव फेर लिया, वजारत भरपूर तौर पे एंजॉय की, एक नहीं 2 मरतबा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में घूम करके आप आ चुके। अब जेयूआई रह गई है या एमक्यूएम के दिन पूरे हो चुके। जेयूआई आपको लेगी नहीं, अब रही सही कसर नून लीग में शमूलियत से ही पूरी हो सकती है, लेकिन नून लीग फवाद चौधरी जैसा बड़ा ख़तरा उठाएगी, ये बात एक सवालिया निशान है। आज इसी एपिसोड में हंसने हंसाने के लिए हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हो रहे हैं मोहतरम राना मकबूल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तर्जुमानी फ़राइज़ अंजाम देंगे। मोहतरम नादिर द ग्रेट गबोल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान बनफ़्स नफ़ीस हमारे स्टूडियोज़ में कदम रंजा फरमा चुके हैं। और वासिक क़य्यूम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे शो में शिरकत का ख़तरा एक मरतबा फिर इन्होंने मोल लिया है। तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को शो में शिरकत की ज़हमत उठाने पर इनका खैर मकदम करता हूँ, इनको सलाम तहसीन पेश करते हुए राना मकबूल साहब, सर अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जी। सरकार अगर होती तो जाहिर है कि सरकार से ये सवाल पूछता, लेकिन अब नहीं है मेरे सरकार, तो मैं आपसे पूछने की अदाकारी फरमा लेता हूँ। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं करप्शन फ्री माशरे के लिए कोशा हूँ। सर, ये कौन से सैयारे पे, कौन से मुल्क के लिए वो ये मेहनत मुशक्क़त कर रहे हैं जिसका समर भी किसी को नहीं मिल रहा, माँ सिवाय खुद इमरान खान के, कि उनको सलामी के चबूतरे पे खड़ा किया हुआ है और वो मज़े कर रहे हैं। नूरुल आरफीन साहब, मुझे इजाज़त दीजिए, जो आप दिल अवेज़ गुफ्तगू करते हैं, जितनी शुस्ता शगुफ मुरस्सा मुसज्जा किस्म की आपकी गुफ्तगू है, दिल खुश हो गया। वो हमने कहते हैं ना कि सुना था कि उनकी बातों से फूल झड़ते हैं, तो आओ आज उनसे बात करके देखते हैं। लुत्फ़ आ गया। बाकी ये ख़बरों की बातें तो होती रहेंगी। आपने जो भी फरमाया है कि ख्वाबों की दुनिया और ख्वाब देखना तो कोई ना किसी को रोक सकता है, मैं समझता हूँ वो शरन भी जायज़ है, वैसे भी जायज़ है। नाजवादी तो उस वक्त होती है जब जिम्मेवारी कंधों पे हो और जिम्मेवारी को अदा न किया जाए और सिर्फ ख्वाब देखे जाएं, उस पे वो फिर एक जुल्म की कैफियत जो है वो बन जाती है। इसलिए ये सारी की सारी कहानी अबस है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वक्त गुजर चुका है और 3.5 साल पौने 4 साल हो चुके हैं। अब इनको बातों को छोड़ के सारे का सारा ताना बाना दूसरों के हवाले कर दिया जाए, वो शायद कुछ कर सके। पहले कुछ नहीं हुआ, तो ये उम्मीदें जो हैं ये अबस हैं। तो मेरी तो अपील यही होगी कि खुदा के लिए, मुल्क व कौम के लिए गरीब, अफलास, भूख, तकलीफ़, फाका, बीमारी से सताए हुए लोगों को माफ़ कर दिया जाए और उनको औरों के हवाले कर दिया जाए। इलेक्शन कॉल कर दिए जाएं, जिनको वो चाहते हैं इलेक्ट कर लें। अब इन तिलों में कोई तेल नहीं है, अब पानी का पानी और दूध का दूध हो चुका है। अब ये उम्मीद लगा के बैठना जो है, तो हम खुशी से मरना जाते गर एतबार होता, तो इसलिए अब तो एतबार भी ख़त्म हो गया, एतमाद भी ख़त्म हो गया, उम्मीद भी मायूसी में बदल गई है। मैं नहीं समझता अब इससे ऊपर ज़्यादा वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत है, वरना बहुत सारी बेगुनाह जानें जो हैं वो जाती रहेंगी। लोगों का कर्ब और लोगों की इब्तला को ख़त्म करना जो है बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लोगों के कर्ब को ख़त्म करने के लिए, लोगों की इब्तला को, अज़ियत को कम करने के लिए क्या ही ये ज़रूरी है नादिर नबील गबूल साहब कि हम लोगों को लतीफ़े सुनाएं। सियासी क़यादत का काम लोगों को इंटरटेन करना होता है, उनको पुरलुत्फ़ झांसे देना होता है, इस किस्म की बातें करना होता है जैसे कि हमारे सरकार कर रहे हैं। करप्शन फ्री माशरे के लिए कोशां, अपनी नाक के नीचे अद्वियात बहरान में वांटेड तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इस मुल्क में वांटेड क्या होता है, वहाँ बाहर बैठा होता है मुशर्रफ, उसको बुला करके और गवर्नर बना देता है। 14 साल तक वो गिटार बजाता रहा यहाँ पे, उसके बाद फिर उसको हिफाजत से ले आ करके और वो एयरपोर्ट से बाहर उनको दफ़ा कर दिया माजरत के साथ। उसके बाद अब यहाँ पे आमिर महमूद कियानी, जिनके नामा अमाल में वो एक स्याही थी जो अभी तक धुली भी नहीं। पिछली मरतबा अद्वियात की कीमतों में अरबों रुपए का हिसाब किताब मोहतरमा फिरदौस आशिक़ा खान साहिबा ऑन रिकॉर्ड थी। मैं 50 दफ़ा ये हवाला दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई क्या होती। उनको एक ज़बरदस्त किस्म का पार्टी ओहदा दे करके और इनाम जो है वो उनको दे दिया है मेरे सरकार को। करप्शन फ्री माशरे के लिए कोशिशों में एक ये भी है कि जहांगीर तरीन, जिन्होंने अपने तैयारे में MNAs और MPs की शॉपिंग की थी, उनको साइड पे करके और वो हुकूमत के सो कॉल्ड एहतसाब के नारे पे बगलें बजाई जा रही हैं। अरबों रुपए का चीनी बहरान में पाकिस्तानी अवाम से धर लिया गया, पेट्रोल बहरान में अरबों रुपए अंदर कर लिए गए, और मतलब मेरे सरकार के नामा अमाल में स्याहियाँ बहुत सारी हैं। लेकिन इख्तिसार के साथ अगर हम बयान करें तो क्या सियासी क़यादत का काम इसी किस्म की शगुफ़े छोड़ना होता है? भी नहीं नूरुल आरफीन साहब, सियासी क़यादत का काम होता है आवाम की खिदमत करना, आवाम को रिलीफ देना। और इस दफ़ा तो इमरान खान ने जो हरकत की है, मतलब गैस छीन लिया है। पूरा 22 करोड़ आवाम इस वक्त 3 वक्त तो दूर की बात है, 1 वक्त अपना नाश्ता भी नहीं बना सकती। बच्चे सुबह भूखे पेट स्कूल जा रहे हैं, लोग अपने काम पे भूखे पेट जा रहे हैं। तो ये तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान में नहीं देखा। कभी कभार हो जाता था, कोई इमरजेंसी हो जाती थी 1 दिन 2 दिन के लिए, मगर ये तो मुसलसल 2 महीने से हम देख रहे हैं पूरे मुल्क में इस वक्त कहीं भी गैस मौसूल नहीं हो रहा।
और अगर इनके वज़रा से पूछा जाए हमाद अज़हर साहब से कि आपने क्यों बंदोबस्त नहीं किया था पहले, तो उल्टे सीधे बहाने बनाना शुरू हो जाते हैं कि नहीं जी वो हमने सनतों को गैस देना होता है। फिर उसके जवाब में कोरंगी वाले आ गए, हमारे जो बिजनेसमैन कह रहे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें जो गैस मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिल रही है, आप हमारे कंधे पे बंदूक रख के फायर ना करें, अपनी कोताही और नाहिली को खुद माने और इस वक्त जो आपने आवाम को भूखा कर दिया है उसकी ज़िम्मेदारी उठाएं। मगर ज़िम्मेदारी उठाने को कोई तैयार ही नहीं है। इमरान खान साहब जो हैं वो मास्टर से सिर्फ आवाम को गुमराह करने, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए, और उनकी मिसाल उसी टैक्सी ड्राइवर की तरह है जो किसी मुसाफिर को एयरपोर्ट से उठाए और गलत रास्तों से अपना भाड़ा बनाते बनाते गलियों से फिरा रहा है, कह रहा है कि नहीं मैं ले जा रहा हूँ ले जा रहा हूँ ले जा रहा हूँ, एंड में मुसाफिर को ऐसे किसी चौराहे पे जाके धकेल देगा लूट के पैसे उसके लेके कि फिर वो मुसाफिर बेचारा अपने पैसे भी खो देगा और फिर अपने मंजिल पे पहुंचने से भी महरूम हो जाएगा। तो इसीलिए जो अपोजिशन है इस वक्त वो कोशिश तो कर रही है कि मुत्तफ़िका तौर पे एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ जाए जहाँ पे वो कम से कम ये है कि हालांकि देखिए हमारे तो फ़ायदे में होगा, अपोजिशन के तो फ़ायदे में होगा कि हम 1.5 साल और दे दें इमरान खान को, अपनी और जो नाअहली है उसको साबित करते रहे और एक दफ़ा ही आवाम उसका तमाम जो उसकी नाअहलियाँ हैं वो देख ले और उसका हर रूप देख ले। मगर देखें 1.5 साल अगर हमने इमरान खान को और दे दिया तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान का मज़ीद इतना वो नुकसान कर देगा कि फिर बाद में कोई भी आएगा तो फिर वो नहीं संभाल सकेगा पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान हमारे लिए इतना प्यारा है कि हमने, हालांकि सियासी तौर पे तो हमारे लिए नुकसानदेह होगा कि हम इस वक्त मुल्क की क़यादत संभालें, मगर फिर भी पाकिस्तान को बचाने के लिए इमरान खान से जान छुड़ाना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह आपने ख़ुद फरमाया, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, बस इमरान खान की सिर्फ पुरानी पुरानी बातें हैं कि जी नवाज़ शरीफ ने ऐसा किया तो इसलिए ऐसा हो गया, ज़रदारी ने ऐसा किया तो इसलिए ऐसा हो गया। उनके पास कोई जवाज़ नहीं है कि भाई 3 साल में आपको जो मौका मिला आपने किस सिमत में, कम से कम सिमत तो आपने दुरुस्त की होता ना मुल्क का। सिमत हमारा गलत है, हमारी जो फूड इन्फ्लेशन है वो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है इस वक्त, हमारा जो रुपये का कदर है वो वर्स्ट इन द वर्ल्ड है इस वक्त। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर इस वक्त पाकिस्तान में पैसे लगाने को तैयार नहीं। देखिए डॉलर बढ़ता है या कम होता है उससे एक आम आदमी को कुछ नहीं जाता। गुफ्तगू सकील हो गई, आपको पता है मैं इतना टेक्निकल माइंडेड आदमी नहीं हूँ। वैसे भी डॉलर मैंने मैट्रिक में पास होने पे मामू से $20 पाए थे, उसके बाद से आज तक डॉलर देख नहीं पाया। थोड़ा सा तवक्कुफ़ की इस्तदा के साथ मैं वासिक क़य्यूम साहब के पास जाऊँगा। वासिक क़य्यूम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मोहतरम वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं कि करप्शन फ्री माशरे के लिए हम कोशा हैं। सर इस बयान में रिजेम्बलेंस आ रही है माज़अल्लाह हरीम शाह के वो नामनियात या बल्कि हरीम शाह के हकीकी खावंद के बयान से। वो कह रहे हैं कि वालदैन की दुआ से ऐसी बीवी उन्हें मिली। ये हरीम शाह के शौहर को ऐसा लग रहा है, वो पता नहीं कब से इस दिमागी खलल में मुब्तला हैं। लेकिन इमरान खान साहब के बयान का अगर हम जायज़ा लें तो जिस मुआशरे में लूट मार ट्रेंड बन चुकी है, फैशन बन चुकी है, आमिर कियानी कुछ कर दे, नदीम बाबर कुछ कर दे, जहांगीर तरीन कुछ कर दे, IMF जब डंडा उठाती है कि हम जब तक भीख नहीं देंगे, जब तक तुम अपना पिछला हिसाब किताब नहीं जारी करोगे, तब जा करके ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की वो रिपोर्ट चाया होती है जिसमें वो कोरोना रिलीफ पैकेज में वो जो अरबों रुपए की 40 अरब रुपए की जो मुबैना खुर्द है जी। तो मतलब उसके बाद खान साहब का ये लतीफ़ा कि करप्शन फ्री मुआशरे ये चाह रहे हैं, कता कलामी के लिए माजरत आप पूछना ये चाह रहे थे कि खान साहब ये कह रहे हैं कि मुआशरे को फलना फूलना तब होता है जब उसमें से करप्शन या करप्ट नासिर को ख़त्म कर देते हैं। बेसिकली टॉपिक ये है जिसके ऊपर आपने मुझसे सवाल किया, तो मैं पूछना चाह रहा था कि व्हाट्स बैड इन इट। मैं ये समझता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट तो जब इंसानी ज़िंदगी का इर्तिका है और वो कोई भी मुआशरा आज तक अपनी जो मॉरल ग्राउंड्स है उसके ऊपर खड़ा होता है। हम मिसाल देते हैं यूरोप की, हम मिसाल देते हैं कि उन तमाम ममालिक की जो आज जिन्होंने दुनिया की भागदौड़ संभाली हुई है, जो बेस्ट इकोनॉमी है, जो बेस्ट डेमोक्रेसी है, तो जब उनकी प्रैक्टिसेस की बात आती है तो तब हमारी वो, आप लोग तो ओपोजिशन वाली बातें ना करें, मैं ये बात आपसे कह रहा था। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इसमें गलत क्या है। मतलब मुआशरे में जेब कटी हो, जितना मर्जी उसमें डाले जाए कुछ नहीं बिल्कुल आपने ठीक कहा। सर मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि ये आपने चूंकि मुझसे पूछा, सबसे बड़े फिर आप लोगों का हमसे सवाल ये आपने चूंकि मुझसे पूछा है इसलिए मुझे मुदाखलत करने की इजाजत चाहिए। अगर आपने मुझसे पूछा है तो मैं कुछ बयान करना चाहता हूं। जो नुक्ता नजर है वो आपकी नुक्ता नजर अगर मैं अपना बयान कर दूं तो मुझे आप उसे 1 मिनट तो लूं। जी मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान के जितने भी डिपार्टमेंट्स अगर उनकी एफिशिएंसी का मसला है तो वो डिपार्टमेंट्स हमने बनाए। भाई 30 साल जिनके पास दौरे हुकूमत रहा हम उनसे पूछेंगे, ठीक, जो वारी वट्टे के साथ आते थे हम उनसे पूछेंगे।
जिनके दौर में स्टील मिल पे कर्जा चढ़ा 500 अरब का, हम उनसे पूछेंगे। जिनके दौर में पहली दफा IMF गए, हम उनसे पूछेंगे। ठीक है। और आप अगर पाकिस्तान के सिस्टम का और इसकी अकाउंटेबिलिटी का और इसमें बेहतरी का अगर आप इसका जायजा पिछले 3 साल 2018 से लेना शुरू करेंगे तो ये कोई गैर मुनासिब बात है ना, मुनासिब तो ना हुआ ये। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि हम अपने मुआशरे को करप्शन से पाक करना चाहते हैं, तो क्या करप्शन से पाक किए बगैर पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक किया जा सकता है? क्या FDI को बढ़ाया जा सकता है? क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स को बताया जा सकता है कि पाकिस्तान में वन विंडो ऑप्शन से काम करने के लिए? ये 2 दिन पहले तो हम लोगों ने लाहौर में जो हमने एक टेक्नोलॉजी के हवाले से एक बड़ा माइलस्टोन कवर किया, जो कि हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया खान साहब ने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, टेक्नोपोलिस एक हमारा प्रोजेक्ट है, जिसमें हम समझते हैं कि हमारी जो एक्सपोर्ट है इसको बड़ा बूस्ट मिलेगा। भाई आपके सिस्टम को गवर्नेंस पे शिफ्ट किए बगैर बेहतरी लाई जा सकती है, करप्शन छिपाई जा सकती है? नहीं सर, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, आपका नुक्ता आ गया, मुझे मुदाखलत की इजाजत चाहिए। 20 साल पहले शुरू करना चाहिए था, आज हमने शुरू किया, हम पे तनकीद कर रहे हैं कि ये देखो जी ये लोग करप्शन फ्री मुआशरे। अच्छा, पहले मैं एक छोटी सी वजाहत क्यों ना बातें करें, पहले मैं सिंध असेंबली का स्पीकर जी पहले मैं एक छोटी सी वजाहत करूं। आपने चूंकि शुरू में मुझसे कहा कि आप तो कम से कम अपोजिशन जैसी बातें ना करें। जनाब अमन, मेरा सियासत से दूर दूर तक कोई इलाका नहीं, कोई वास्ता नहीं। मेरा आप नामा अमाल की स्याही अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो मेरे प्रोग्राम में आते थे अब वो इसलिए नहीं आते क्योंकि उनके ख्याल में अब मैं किसी मखसूस लाइन पे चल रहा हूँ, और ये हर हुकूमत को लगता है। आप पहली हुकूमत नहीं है। पहले मुझे नून लीग के मेहमान लेने में बड़ी दिक्कत होती थी, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और अब PTI के मेहमान। जनाब अमन, बात यह है, आपने कहा कि इसमें खराबी क्या है कि अगर हम उन लाइन्स पे चल रहे हैं। सर, खराबी उन लाइन्स पे चलने की हसरत में मुब्तला रहना नहीं है, खराबी सिर्फ हसरत किए चले जाना है। सिर्फ अगर मैं तमन्ना करता रहूं कि मैं लंदन पहुंच जाऊं और लंदन जाने के लिए टिकट ना खरीदूं, तो कौन सा हवाई जहाज अल्लाह मारा मुझे लंदन पहुंचाएगा? पहली बात। दूसरी बात, आप करप्शन फ्री माशरे के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं आमिर कियानियों, नदीम बाबरों, जहांगीर तरीनों के साथ। ये इस सदी का सबसे बड़ा लतीफ़ा नहीं है? जिन लोगों पे मुकदमे चलाए जाने चाहिए थे, परवेज खटक पे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंग्लिश में लिख करके दिया है। आप अंग्रेजी मुझसे बेहतर जानते हैं कि इनसे सवाल होना चाहिए BRT के मंसूबे का, और परवेज खटक इस मुल्क का वजीर दिफा है। गुजारिश सुने, आप सुन तो लें। आपने 3-4 दफा आमिर कियानी साहब का नाम लिया। मैं पूछना चाहता हूँ, आमिर कियानी साहब को नैब ने चिट नहीं दी? अब कहें कि नैब ही गलत है क्योंकि उसने आमिर कियानी को चिट दे दी। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये नैरेटिव, ये तो हमारे ओपोजिशन का नैरेटिव है, और ओपोजिशन की भी ओपोजिशन जिसे पीपल्स पार्टी कहते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये वाहिद ओपोजिशन है जिसकी ओपोजिशन भी एक और अपनी भी ओपोजिशन है जो पीपल्स पार्टी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये उसका नैरेटिव है, तो ये उनका नैरेटिव है कि भाई अगर PTI वाले को चिट मिल गई तो इदारा बाइस्ड है, अगर इनको चिट मिले ये हक पे। ये पूरे 3 साल शोर मचाते रहे सिलेक्टेड गवर्नमेंट, क्योंकि इलेक्शन सही नहीं हुए। आज जब इलेक्शन KPK में अच्छे हो गए, फेयर हो गए, हम रोए तो नहीं, हमने तस्लीम करके कहा हमने इसको बेहतर करना है, अपनी तंजीमी स्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे। खान साहब ने डिसीजन किया और उसके ऊपर सारी तंजीमों को तहलील कर दिया। तो JUI अब आके बताए कि वो पहले झूठ बोल रहे थे या अभी झूठ बोल रहे। अगर धांधली थी तो JUI धांधली से आई है, और अगर सच था तो वो 3 साल से पूरी कौम को गुमराह। ठीक है सर, अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ JUI का कोई मेहमान नहीं है, मैं नून लीग और पीपल्स पार्टी पे ही खेलूंगा। जनाब, और ये भी भाई हैं हमारे, मेरी बात तो सुने। सॉरी बात काट ली। मजे की बात ये कि जीत JUI की और उसके साथ PTI ने वोट लिया, और पीपल्स पार्टी और नून जश्न मना रहे कि JUI ने वोट लिया। वाह, मतलब सफाया हुआ है और ये जश्न उनका मना रहे। ठीक हो गया। राना मकबूल साहब, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये हुब्बे अली है या बुग़्ज़े मुआविया? जीता कोई है और आप लोग जो है वो तालियां बजा रहे हैं। ये बुग़्ज़े इमरान में क्यों आप लोगों ने सर जोड़ रखे हैं सर? देखो नूरुल आरिफीन साहब, हमें ईमानदारी से तज्ज़िया करना चाहिए। वासिक साहब बड़े पढ़े लिखे की शख्सियत हैं। आप मुझे बताइए कि आज से 3.5 साल पहले यही मुल्क था और यही गंदम की फसल थी। आज तक वो कह रहे हैं कि हमारे बम्पर क्रॉप्स हुई हैं। भाई बम्पर क्रॉप्स हुई हैं तो गंदम आप दरामद क्यों कर रहे हैं? ये तो फूड बास्केट थी। ये कौन सी अपनी पॉलिसी है? कौन सा इन्फोर्समेंट का तरीका है? यानी इम्प्लीमेंटेशन की साइंस से नावाकफ़ और नाशना होने के बावजूद आप दावे अगर करते रहें तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मुल्क का जो हाल हो गया है आपके सामने है। लोगों को आटा नहीं मिल रहा।
अब आइए, जो कहते हैं जी गन्ना हमारे बहुत होता, हमने पेमेंट भी बड़ी कर रहे हैं काश्तकारों को, तो शुगर की कमी क्यों है? क्यों आप इंपोर्ट कर रहे हैं शुगर को? अगर आपके गन्ना बहुत ज़्यादा बम्पर क्रॉप्स हो रही हैं, इसका मतलब मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा पुअर है। कोई और इसमें जो करप्शन के चार्जेस हैं वो मैं नहीं समझता कि वो हकीकत से खाली हैं। अब आइए, जो गैस की क़यामत आ गई है, किसने रोका था कि $4 MMBTU लेने के ना लें आप साल के शुरू में, और आप $30.5 पर लें? ये कहाँ की महारत है और कहाँ की ये इकोनॉमिक डेक्सटेरिटी है जिसकी बेसिस पे आप ऐसे फैसले करते हैं? और अब जब आपके पास ये सबसे महंगा जो है ये फर्नेस ऑयल आप ला के, जिससे जब आप बिजली बनाते हैं LNG से, वो तो कई गुना कम बनती है। अब वहाँ वो जहाज़ भी खड़े हैं और यहाँ आप ये किसको फ़ायदा देने की कोशिश की जा रही है? खुदा के लिए इसको सोचें। इन तमाम चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। डोंट पुट एवरीथिंग अंडर द कार्पेट। ये सामने हकीकत हाल खुल जानी चाहिए। ये मुल्क सभी का है, सभी तकलीफ़ में है। जो आपको दिया गया था 5.8 GDP, क्यों आप इस तरह इसको नीचे लेके आ गए? कुछ अपने क्राफ्ट पे गौर करें, अपनी अदाओं पे गौर करें थोड़ा सा, ताकि पता चले आपको भी इस तरह चीज़ों को सही मानों में हकीकत के साथ एनालिसिस करने में अगर आप यही करते रहे तो और अगर 2-4 महीने हैं वो भी गुजर जाएंगे और हमारी जो है प्रेडिकामेंट्स जो हैं अवाम उन्नास की वो बढ़ती जाएंगी। कौन सा ऐसा मुदावा आप उठे हैं, बैंक का लॉ बनाना शुरू कर दिया है कि लो भाई बैंक दे दो उसको, वो इसका सुपरवाइज़र होगा, वो इसका कंट्रोलर होगा। IMF, आपको पता है कि जो ऑटोमन एम्पायर के साथ क्या हुआ था, ऐसी हरकत जब की गई थी। आप अपने जो स्टेप्स लेते हैं उनके रेपरकशंस का एनालिसिस तो खुदा के लिए कर लें। आप बिल्कुल उसका तज्जिया नहीं करते और इस तरह के आप एक तरह से सेल्फ कंसीटेड माहौल में रहते हैं। साइकोफेंसी आपका प्रॉब्लम हो चुका है। ये जो अंजुमने सताइश बाहमी जो है, इस तरह की तारीफ़ें कभी कहते हैं 30 साल उन्होंने हुकूमत की, कभी बैठ के कैलकुलेट किया है कितनी हुकूमत बनती है। आप ये भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि कितना टर्नओवर था उनका 3 स्टेंट्स जो हैं, तो कितना उनको आप देखें इतनी थोड़ी देर में उन्होंने आपको मोटरवेज दिए, बिजली के कारखाने दिए, और जो बिजली के महंगे हो गए भाई, पहले वो चला रहे थे ना, वही जो थे 5.8 आपको GDP दे रहे थे ना, वही जो है वो गंदम जो है इंपोर्ट नहीं कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, वही सारी सेल्फ सफिशिएंसी की कैफियत थी। अब क्या हो गया एकदम पिछले 3.5 साल में, ये जानेंगे इंशाल्लाह ताला ब्रेक के बाद। थोड़ा सा राना मकबूल साहब, सर ब्रेक की इमीडिएट ब्रेक की कॉल दी गई है। ब्रेक के बाद वापस आता हूं तो कुछ और मौजूआत हैं जिनका अहाता करना मकसूद है। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। राना मकबूल साहब, सर जहमत की अज़द माजरत, आप कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, काइंडली उसको वाइंड अप कीजिए, फिर मैं नादिर नबील कबूल साहब के पास जाऊँ। मैं कहता हूँ कि जी कैलकुलेशन का ये हालत 30 साल हुकूमत की है मुस्लिम लीग की हुकूमत ने, पार्टी ने, वो खुदा के लिए कि उसको कैलकुलेट भी तो कर लें। इस तरह की समरेली स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना ये तो मुनासिब नहीं है। उनके टेन्योर को ज़रा कैलकुलेट कर लें कैसे वो 30 साल बनता है। जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपको एक प्रैग्मेटिक और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना चाहिए, फैक्ट्स को सामने रख के। सिर्फ प्लेइंग टू द गैलरी वो मुनासिब नहीं है। इसी वजह से हम बार बार गलती करते हैं और अपना मुहासबा खुद नहीं करते। कोई हमारा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं है, कोई सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई सेल्फ एनालिसिस नहीं है। सिर्फ लोगों को दुश्मन तराजी, गालियाँ, इल्ज़ाम, ये जो डिक्शन ने आया है। नूरुल आफरीन साहब, आप तो इतने ज़्यादा शुस्ता ज़बान बोलते हैं, आपने डिक्शन कभी देखा है या इस किस्म का? और जो डिक्शन डेवलप हो गया है हमारे माशरे में, वो कोई अच्छी बात है, जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल एक दूसरे के लिए किए जाते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अब इसको बंद होना चाहिए। सीरियसली ये सिर जोड़ के बैठें और ये फैसला करें कि अब वक्त गुजर चुका है, आप दें, किसी और के हवाले करें। जो इलेक्शन में आता है ईमानदारी के साथ इलेक्शन हो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आता है उसके हवाले करें, फिर देखेंगे, हो सकता है को बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत हाल पैदा हो। राइट सर। नादिर नबील कबूल साहब, सर ये मुझे बताइएगा, पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, अभी जितनी भी गुफ्तगू आपने सुनी वासिक क़य्यूम साहब से, राना मकबूल साहब से, खुद आपने जो गुफ्तगू की, सर अब तक नुक्ता क्या सामने आया अभी तक? कहाँ गवर्नेंस में फुकदान रहा है पिछले अदवार में और इस एक दौर में?
इस एक दौर में जब हम देखते हैं तो हर मर्ज़ की दवा दुरूद शरीफ की तरह हर मसले का हल जो है वो नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी नज़र आते हैं। अभी खान साहब ने भी अपने तर्जुमानों को यही हिदायत की है कि नवाज़ शरीफ का कंधा एक मरतबा फिर इस्तेमाल किया जाए और पिछले अदवार की उयूब गिनवाए जाएँ। सर पूछना आपसे ये था कि नवाज़ शरीफ के उयूब गिनवाने में ये हुकूमत 3.5 साल मसरूफ़ रही है, बल्कि शद्दोमद से इन्होंने ये काम किया है, लेकिन क्या आपके ख़्याल में यही चूरन, यही मंजन इस वक्त मज़ीद कोई बाय करने के लिए तैयार होगा? कोई भी बेचे, इमरान खान या कोई और? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आसिफ साहब। अभी आवाम इस वक्त इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई है और इतनी ज़्यादा वो देख रही है कि हमें कोई रिलीफ मिले, कोई ज़िंदगी उनकी आसान करे, कि अब वो कुछ भी नहीं सुनना चाहते कि जरदारी साहब ने क्या किया या नवाज़ शरीफ साहब ने क्या किया। और अगर साबित किया तो कोर्ट में साबित करो, साबित करना है कोर्ट में साबित करो। मगर कहने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब की अपनी जो बातें ना वो उनको अब काटने को आ रही है। कौन सी बातें हैं कि भाई अगर महंगाई बढ़ेगी तो आप समझ जाओ कि वज़ीर आज़म चोर है, अगर पेट्रोल का पैसा बढ़ेगा तो समझो जो टैक्स के पैसे हैं वो सीधा प्राइम मिनिस्टर की जेब में जा रहे हैं। तो ये सारी जो बातें हैं ना अब आवाम को याद भी हैं और याद नहीं भी होती। तो आजकल आपको पता है व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का ज़माना है, फिर वो वीडियोज़ रिप्ले हो जाती हैं और आवाम की जो याद दहानी वो बड़ी आसानी से हो जाती है। तो आवाम अब सिर्फ यही कह रही है कि भाई हमें गैस दे दो ताकि हम अपना सुबह नाश्ता करके घर से निकल सकें, आप हमें रोज़गार दे दो, आप हमें हमारा जो छत है उसको मत छीनो हमसे। जो इन्होंने बड़े बड़े जो फीते काटे हैं और तख्तियाँ लगाई हैं उनसे कुछ भी नहीं होता जब तक असल में ग्रास रूट तक आवाम को जाके फ़ायदा नहीं मिले। जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, पता नहीं क्या कौन से स्कीम इन्होंने ब्रांड करके, ब्रांडिंग कंपनी ना बेसिकली पीटीआई, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये ब्रांड्स और मार्केटिंग के जो प्लॉयज़ हैं ये इंट्रोड्यूस किए हैं पाकिस्तान की सोसाइटी में। मगर जब तक आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर नहीं होगी, और अभी तो अल्लाह का शुक्र है इनके अपने वज़रा हैं वो ये चीज़ें मान रहे हैं, इनके अपने MNAs हैं वो ये चीज़ें मान रहे हैं, और अभी जो PTI है वो इम्प्लोड कर रही है, मतलब वो अंदर से ही फट रही है, आपस में ही एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा के और अब एक दूसरे की नाअहली एक्सपोज करके ये पार्टी अंदर से ही टूट रही है, अंदर से ही ख़त्म हो रही है। अभी तो अपोजिशन को सिर्फ आखिरी धक्का देने की ज़रूरत है। आई थिंक उसकी अब तैयारी हो रही है कि किस तरह ये मज़ीद और अपने आप को खुद ही कमज़ोर करें ताकि बस अपोजिशन का काम आसान हो जाए और आके इनको एक आखिरी बस वो फूंक मारे और वो दीवार वैसे ही वो रुई की तरह उड़ जाएगी और आवाम सपोर्ट करेगी। आवाम चाह रही है इस वक्त कि इस नाअहल हुक्मरानों से उनका जान छूटे ताकि कोई भी आए। अब आवाम, मैं नहीं कहूँगा कि आवाम कह रही है, कोई दूसरा नाअहल चाह रही है, नहीं, आवाम चाह रही है कि कोई ऐसा आ जाए, कोई भी ऐसा शख्स आ जाए या पार्टी आ जाए या गवर्नमेंट आ जाए कि बस वो बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं आवाम को वो फराम कर दे, उनकी जो आम ज़िंदगी है, डे टू डे ज़िंदगी है वो इजी हो जाए। उनको बड़े बड़े वादे कि मैं 200 अरब रुपये IMF के मुंह पे जाके मार दूंगा और पता नहीं बैरून मुल्क से जो लोग हैं वो भी पाकिस्तान आके नौकरियां ढूंढेंगे। अच्छा, IMF अपना मुंह लेकर के कई मरतबा आया, लेकिन हर मरतबा हम ही ने कशको लगा दिया। IMF ने तो आपको पता है ना पूरा मुल्क अब यरगमाल कर दिया और इन्होंने दे दिए साइन करके तमाम हमारे जो एसेट्स हैं। ये तो चूरन हर दफ़ा बिकता है, ये हर हुकूमत में ऐसे ही होता है। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मोहतरम वासिक क़य्यूम साहब, सर मेरे सवाल पर काइंडली अगर आप तवज्जो दें तो मैं गुनाहगार जो है वो अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। तो पूरी तवज्जो से जज्बाती कैफियत के जज्बाती कैफियत वाले साथियों ने इतने इमोशनल बातें की हैं। सर मैं बिल्कुल लॉजिकल सवाल करूंगा, मैं कोई इमोशनल सवाल आपसे बिल्कुल नहीं करूंगा, आप थोड़ा सा खातिर जमा रखिए। जनाब मन मेरे मसीहा, आपसे नहीं मैंने कहा, आपसे नहीं कहा, मैं ठीक है सर। ये मुझे बताइएगा वासिक क़य्यूम साहब, ये मुझे बताइए, मेरे मसीहा कहा करते थे कि पाकिस्तान आज भी दुनिया में सबसे सस्ता तरीन मुल्क है, लेकिन मसीहा की इसी गलत फहमी को अपने जहन से बिल्कुल खुरचते हुए KP में महंगाई की वजह खुद शौकत यूसुफजई साहब ने खुद उसी महंगाई को करार दिया। जब महंगाई है नहीं तो फिर महंगाई से हार कैसे गए आप? अली जैदी साहब ने भी बताया था कि हमारे यहाँ लंदन से कम महंगाई है। हालांकि ये मलका जो फ्रांस थी ये उसी के बयान से मिलता जुलता था कि अगर रोटी नहीं है तो केक खा लें, लेकिन चूंकि अली जैदी साहब मलका नहीं हो सकते इसलिए हम इसी बात को आगे लेकर के चलते हैं। सर महंगाई तो है नहीं, और वही महंगाई इतना चैलेंजिंग आपकी सूरत आपके सामने आ गई कि उसने आपका जो है वो नान नफका बंद कर दिया KP से। तब्दीली का सफर KP से शुरू हुआ और लगता है कि वहीं वाइंड अप होने जा रहा है। बड़ा अहम मौजू आपने छेड़ा जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, महंगाई वाला। लेकिन इतने जहांदीदा आदमी आप सब लोग, और मैं सोचता हूँ कि आप लोग कैसे प्री कोरोना एंड पोस्ट कोरोना दुनिया को एक ही जगह पे रख के देख रहे हैं। पूरी दुनिया की इकॉनमी शेक की है, पूरी दुनिया की, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड्स इकॉनमी। पूरी दुनिया में जो बिजनेसेस थे, स्पेशली जो सर्विस डिलीवरी से रिलेटेड थे, वो सब के सब तबाह हुए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स तबाह हुई, इंडस्ट्रीज तबाह हुई,
तो आप महंगाई की अगर बात करें तो आई जस्ट हैड माई विजिट इन रशिया, और एज हम लोग वहाँ पर शंघाई स्टेट मेंबर स्टेट की कॉन्फ्रेंस में गए, और मैं हैरान रह गया कि यहाँ से इतना सफ़र करने के बाद मैंने आस्क्ड देम कि यहाँ का सबसे बड़ा इशू और चैलेंज क्या है। तो दे सेड कि यहाँ पर इन्फ्लेशन है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है। उन्होंने कहा कि ये 25 रूबल से हम $1 था और 75 रूबल पे चले गए। ये तो वो बीती है जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा आप यूरोप का जितने आपके अजीज़ो अकारिब रिश्तेदार हैं, आप उनको देखें, वो आपको कह रहे हैं महंगाई है। आपके जितने रिश्तेदार गल्फ़ में, वो आपको बता रहे हैं महंगाई है, क्योंकि गल्फ़ हमारे ज़्यादा करीब लगता है, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, लोग आते जाते हैं। तो इस वजह से मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि महंगाई का पाकिस्तान को चैलेंज नहीं है, और जहाँ पर आलमी सतह के ऊपर एक नेचुरल क्लैमिटी थी जिसकी वजह से लोगों को देखना पड़ा, ये आ गया, उसमें जो स्टेप्स, कॉन्क्रीट स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट ने लिए स्मार्ट लॉकडाउन से रिलेटेड और कोरोना से डील करने के लिए, इंटरनेशनल जरीदे के अंदर पाकिस्तान की इन काविशों को सराहा गया। ये मेरी तो नहीं है, टाइम्स के अंदर एग्जैक्टली नाम याद नहीं, आप अगर उसको सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान को हमारे इस कदम को सराहा गया, जहाँ पर आलमी मालियाती इदारे कह रहे थे कि पाकिस्तान का GDP 1% तक भी नहीं आएगा। वहाँ पे हमने प्रूव किया कि वी वर अबाउट टू टच 3%। सो हमने रिमार्केबल अचीवमेंट्स रखी हैं पोस्ट कोरोना हालात में भी, और दुनिया, द वर्ल्ड इज चेंज नाउ। कोरोना की वजह से हर चीज़ हॉल्ट हो गई थी। उसके तनाजर में अगर आप देखें तो पाकिस्तान कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है। पाकिस्तान को आप ऐसा मत कहें कि कोई यहाँ पर नया काम है, एक कोरोना इधर आया तो सिर्फ हमें देखा। अच्छा, ऑलरेडी आपकी एक शेकिंग इकोनॉमी हो, ऑलरेडी आपकी एक कॉस्मेटिक इकोनॉमी हो, ऑलरेडी करप्शन का इतना जोर। एक छोटी बात, लंबी चौड़ी हम गुफ्तगू करते हैं, फिर करप्शन बीच में आ गई कि इकोनॉमी, जब तक करप्शन एलिमिनेट नहीं होगी आपकी इकोनॉमी बेहतर नहीं मसला हुआ लगता है। पाकिस्तान में 450-500 के लगभग लोग हैं जो रेडी लगाता है, जो दुकान लगाता है, जो बेरोजगार है। उसके नाम पे अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि करोड़ों रुपया निकला और ये कुल मिला के कई अरबों की मालियत बनती है। ये आपने पैसे डाले, मैंने डाले, किसने डाले पैसे? उन तमाम हुक्मरानों के घरों से पैसे निकल रहे हैं जो लोग आज तक साहिब इक़्तिदार रहे। एग्जाम्पल पे जो आपके स्पीकर है सिंध असम्बली के, वो किस फखरिया काम पे उनको नैब के पास जाना पड़ा? मुझे बता देना किस फखरिया काम पे ले जाना पड़ा। मैं पीपल्स पार्टी के दौर में डॉक्टर आसिम का इशू था, किस फखरिया काम पे डॉक्टर आसिम पे 500 अरब का उन्होंने इल्ज़ाम भी लगा और प्रूफ भी हुआ। लोगों के घरों से अरबों रुपया निकले, लॉन्चों से पैसे जाए। ये लाहौर के रेडी वाले के टीटी हुई हुई उसके अकाउंट से पैसे करोड़ों रुपया निकल रहे हो, फिर आप और में ये सोचें कि यहाँ पर करप्शन है या नहीं है। सर, आपका नुक्ता अगर आ गया तो मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ आपकी इजाजत से। जनाब अमन, सबसे पहली तो आपकी ये गलतफहमी में दूर कर दूं कि मेरा कोई रिश्तेदार भी यूरोप में है। सर, मैं शदीद लोकल हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार, चाचा, मामा, कोई यूरोप तो दूर की बात है, आपको मतलब कराची से हैदराबाद में कोई नहीं है। पहली बात तो ये वजाहत हो गई। और अब आगे बढ़ते हैं। आपने फरमाया, मेरा सवाल कुछ और था। आपकी मासूमियत को मैं बिल्कुल तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूं। बड़ी इनायत है सर आपकी। इसी ऐप को एक्सेप्ट करने के साथ मैं ये भी बताता चलूँ, आपने सबसे पहले कहा कि करप्शन का एहतसाब, जनाब अमन आपने फरमाया डॉक्टर आसिम। मैं ये पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर आसिम को कौन सी जेल में आपने बंद रखा है? डॉक्टर आसिम को फांसी की सज़ा तो खैर कोई नहीं दे सकता, लेकिन डॉक्टर आसिम कौन सी जेल में बंद है इस वक्त? दूसरी बात, सिंध असम्बली के दायरे में रह के। जी सर, सदर मुमलिकत का एक इंटरव्यू अपने खुशामदी चैनल पे, खुशामदी एंकर को जो उन्होंने अभी ताज़ा उनकी नौकरी लगवाई है, PTI सोशल ब्रिगेड जो है, सोशल मीडिया ब्रिगेड, उनकी बाकायदा ट्वीट्स को भी रीट्वीट करती है। आपको खुशामदी हो सकता है चैनल? जी सर, आजाद हैं आप लोग। सर आप लोग मुकम्मल तौर पे सर, मेरी गुफ्तगू दरम बरम हो जाएगी, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, वरना मैं पेशेंस ना खो बैठूं, फिर मामलात इधर उधर हो जाएंगे। मैं ये कहना था कि सदर मुअज्जम ने एक फुल टॉस प्रोग्राम में फुल टॉस एंकर को इंटरव्यू देते हुए फरमाया कि जब हम लोग इक़्तिदार में आए तो हमने देखा कि ग्रास रूट पे चीज़ें बिल्कुल अलग हैं और हमारे अंदाजे, मैं इबाहम आमेज अंदाज में बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल डेफिनेट बात कर रहा हूँ, आप इसको चेक भी कर लीजिएगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास मुतलकुल अनान इख्तियारात नहीं थे, जिसकी वजह से इस निज़ाम ने भी हमें सपोर्ट नहीं किया और हम करप्शन को एलिमिनेट उस तरह नहीं कर सके जिस तरह से हमें करना चाहिए थी। तो यूं आपकी ये हवाई फायरिंग भी धड़म तख्ता हो गई कि करप्शन का एहतसाब सिंध असम्बली के स्पीकर, अभी थोड़े दिनों में देखिएगा ये इंशाअल्लाह ताला इसी गले सड़े निज़ाम की खूबियों और ख़ामियों से मुरस्सा होकर के ये बिल्कुल क्लीन होकर के आकर के दोबारा उसी कुर्सी पे धड़ाम से आगे बैठ जाएंगे और फिर मैं देखता हूँ उनका कौन क्या कर सकता है।
शुरू दिन से मैं कहता रहा हूं, मैंने 10 रुपए की शर्त लगाई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरा 10 रुपया बड़ा कीमती, आज तक कोई नहीं ले सका मुझसे। मैंने शर्त लगाई थी कि नवाज शरीफ को इस मुल्क में किसी के अच्छे खान नहीं रोक सकते, और वैसे ही हुआ। मैंने शर्त लगाई थी कि इस मुल्क में आसिफ अली जरदारी की मूंछ का बाल कोई नहीं तोड़ सकता, वैसे ही हुआ। और आज आसिफ अली जरदारी साहब के एतमाद का हाल आप देख सकते हैं। आसिफ अली जरदारी के जब मैंने नाम लिया तो नादिर नबील कबूल साहब मेरे साथ बैठे हैं, मैं इनके पास जाता हूँ। नादिर नबील कबूल साहब, सर आसिफ अली जरदारी साहब फूंक फूंक के कदम रखने वाले हैं, हवा में कोई काम वो नहीं करते, गीली ज़मीन पर मौलाना फजलुर रहमान की तरह वो भी पैर नहीं धरते। अचानक अपनी सियासी इद्दत से उठ करके और उन्होंने बिल्कुल ची गुवेरा वाले स्टाइल में टार्जन मार का जो है वो एंट्री दी है, और वो टर्मिनेटर 5 की तरह से सबको लपेटने के, सबको खा जाने की मुतमन्नी है। ये बगैर आशीर्वाद के ही सब कुछ हुआ है। देखिए, अचानक तो नहीं हुआ। उनकी तबीयत 2 साल से, तकरीबन 3 साल से थोड़ी नासाज थी, इश्यूज़ थे, अस्पताल भी जाते रहते थे, वो एडमिट भी थे। मैं ख़ुद भी जब उनसे आखिरी दफ़ा मिला था अस्पताल में मिला था, और उस वक्त वाकई में अगर आप भी मिलते तो आपको भी अंदाज़ा हो जाता कि तबीयत थोड़ी उनकी नाजुक थी उस वक्त। अभी अल्लाह का शुक्र है, ही इज़ रिकवर्ड, काफ़ी बेहतर हो गए पहले से। अभी भी ऑब्वियसली उनकी उम्र भी काफ़ी है, तो मैं तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सेहतियाब हो गए हैं, मगर ये है कि पहले से अल्लाह का शुक्र है बेहतर है। तो इसी वजह से थोड़ी उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं, और एक्टिविटीज़ के साथ साथ 2-3 जगह पे उन्होंने कुछ सियासी बातें की हैं, तो वो ऑब्वियसली हाईलाइट हुई क्योंकि वो साबका सदर भी हैं, पार्टी के को चेयरमैन भी हैं। तो उसी वजह से इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। उन्होंने कोई अपना टोन ना पहले चेंज किया था ना अभी चेंज किया है। पहले भी वो यही कहते थे कि जी इमरान खान खुद ही अपने वज़न से गिरेगा। आपको याद होगा 3 साल पहले उन्होंने ये बात कही थी, और वो बात 3 साल बाद साबित हो रही है कि हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम हालांकि अपोजिशन ने कोशिश बड़ी की, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया असेंबली में, वो कामयाब नहीं हो सका। लेकिन सर जरदारी साहब की एक तारीख है, ये तो आप जानते हैं ना। पहले उन्होंने ईंट से ईंट बजाने के एक बयान भी दिया था, एक आजिलाना किस्म का बयान। उसके बाद ईंट से ईंट तो क्या बचती, उनको ही 2 साल तक मुल्क से बाहर जो है वो अपनी जान बचानी पड़ी। उसके बाद जब उनकी बीमारी, जिसको वहाँ सऊदी अरब में नौकरी मिल गई थी, उसके बाद फिर वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और वो भी काफ़ी कह सुन करके। ये तो तारीख़ी हकीकत है। अगर आप इससे मुकरना चाहें तो आपको इजाज़त है, उसके बाद फिर मैं वक्फे पे लूँ। नहीं, देखिए वही वाली बात मैं अर्ज़ करूँगा कि उन्होंने कोई अपना टोन बीच में भी कोई चेंज तो नहीं किया था। अगर बीच में भी अगर हम मिलते थे, जो पार्टी के वर्कर्स या पार्टी के लीडरान उनसे मिलते थे, तो वो वही बातें कहते थे। बंद कमरों में तो आप मुझे बैठ करके मुगलिजात बके में क्या कर लूँगा आपको। में आ ही नहीं रहते क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं थी। अभी क्योंकि बेहतर हो गई थोड़ी तबीयत, तो इसलिए आ रहे हैं। और राइट, ये प्योरली मेडिकल से रिलेटेड एक मामला है। ये नुकता तो क्लियर हुआ। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक से वापस आते हैं तो राना कबूल साहब से कुछ और मौज़ूआत है जिन पर गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। राना मकबूल साहब, सर शहबाज शरीफ साहब भी अगर हम बात करें, बहुत ही इज्जो इंकिसारी के साथ, बहुत ही अदब के साथ मैं आपसे ये कहने की इजाज़त चाहता हूँ, शहबाज शरीफ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड भी इस हवाले से काफ़ी इन्वर्टेड कॉमाज में उजला है। वो भी रात की तारीकी में कई मरतबा, आप समझ रहे होंगे, मुक़द्दस मकामात पर ज़ियारत करते पाए गए, और हर ज़ियारत का कोई ना कोई खातिर खा नतीजा निकला। पहले इस तरह के मिशंस पर चौधरी निसार साहब उनके साथ हुआ करते थे, लेकिन अब मेरा ख्याल है कोई और सहूलतकार दस्तियाब है। आपकी मुस्कुराहट पर कुर्बान जाते हुए पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये अचानक सब लोगों को टर्मिनेटर बनने की क्यों सूझ पड़ी है? अचानक कहीं से कुछ तो है। सर, अगर आप कोई ब्रेकिंग न्यूज़ मेरे ये प्रोग्राम के तवज्जुह से नाजरीन को देना चाहें, ये अचानक तो नहीं हुआ। नूरुल आरिफीन साहब सारे देख रहे हैं कि जो मुस्तकबिल का हर्फ जो है सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए सारे इस पर गौर भी कर रहे हैं, इक़दामात भी उठा रहे हैं। आपने देखा अभी ताज़ा KPK का इलेक्शन आपने देख लिया, उससे पहले आपने हल्का 133 का इलेक्शन देखा, फिर आपने जो खानेवाल का इलेक्शन देखा, उससे पहले डस्का का इलेक्शन देखा था, उससे पहले कंटोनमेंट का इलेक्शन देखा था। तो ये सारे क्या इंडिकेटर्स हैं? सारे के सारे लोग इसको पढ़ रहे हैं, इन इंडिकेटर्स को, और इस हिसाब से वो अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं, एंडेवर्स कर रहे हैं। तो करने दें। अब जब इलेक्शन आता है, जो मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया है कि जो पर्पस और मकसद और सर्वाइवल जो इस मुल्क का है वो है फेयर एंड फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस में, अनटेम्पर्ड हो, अनटिंकर्ड हो, अनरिग्ड हो। अगर अल्लाह करे ये इलेक्शन का इवेंट आ जाता है और इलेक्शन सही हो जाता है तो आप समझें हम सर्वाइवल के रास्ते पे चल पड़े हैं। अगर ये नहीं होता तो सूरत हाल पहले से भी ज़्यादा दिगड़गू होगी, पहले से ज़्यादा बिगड़ेगी।
तो ऑब्जेक्टिव यही है, क्योंकि हालात का धारा सभी देख रहे हैं कि क्या है। जिन्होंने बाज़ का, जिसे हम बड़े मेन स्टेक होल्डर कहते रहते हैं, वो भी तो देख रहे हैं ना। उनको नहीं पता कि अवाम नास के दिल की धड़कन क्या कहती है, उनकी नब्ज़ से क्या मानी निकलते हैं। इसलिए ये सारे का सारे जो ट्रेंड आप देख रहे हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ में और दूसरे एशुलैंड्स में, और इसी वजह से ही है कि अब ये जो सेटअप है ये डिलीवर नहीं कर पाया, ना करेगा, ना कर सकेगा। हाँ, अलबत्ता अगर 5 साल बाद ये मेहनत करके फिर आते हैं तो आने दें, कोई बात नहीं। जो आदमी वोट लेगा, जायज़ वोट लेगा, उसी का हक बनेगा। इसलिए जायज़ वोट का इस कौम को मौका देना चाहिए और जल्दी से जल्दी देना चाहिए, वरना हालात मखदूज से मखदूज तर होते जाएंगे। अल्लाह हम पर रहम फरमाए और इस मुल्क पर भी। जनाब वासिक क़य्यूम साहब, सर फवाद चौधरी साहब इंकशाफ फरमा रहे हैं कि नून लीग वाले बूट पॉलिश को तैयार। सर अपोजिशन का बयान है, कहते हैं कि बूट आपसे छूटे तो हमें मिले। सर फैसल वाउडा वॉलंटरीली फी सबिलिल्लाह वो जूता उठा करके पहुंच गए थे शो में। मतलब इस हवाले से आप लोगों का रिकॉर्ड भी कुछ अच्छा तो नहीं है। सॉरी वासिक क़य्यूम साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? बात मैं बिल्कुल सुनते सुनते बीच में जी, अब मैं आपको सुन रहा हूँ, आपकी बात शुरू की मैंने सुन ली है। राइट, मैं अपना सवाल दोहरा देता हूँ, थोड़ा खातिर जमा रखिए। मैं अपना सवाल दोहरा देता हूँ ताकि जवाब पूरा मिले। सर फवाद चौधरी साहब का कहना है कि नून लीग वाले बूट पॉलिश को तैयार, अपोजिशन का कहना है कि बूट आपसे छूटे तो हमें मिले। फवाद चौधरी साहब के इस बयान की कंटिन्यूएशन में फैसल वाउडा साहब जो बूट उठा करके पहुंच गए थे, ये फी सबिलिल्लाह, ये अपने तौर पर या उनको किसी ने कहा था, ये किसी पराई खिदमत का अजर उनको दिया गया कि उनको सेनेटर तक बनाया गया? फैसल वाउडा सिर्फ एक नाम है, जवाब उनका मत दीजिएगा, जवाब पूरी हुकूमत का दीजिएगा। जनाब अमन, ये बगैर बूट पॉलिश और ये वो सारी चीज़ें। नहीं मैं एज अ होल जी मैं एज अ होल बात करूंगा। जो बूटों के हवाले से बात हुई, देखें बूटों के हवाले से तो वो बात करें ना कि जिन्होंने तहरीक ना चलाई हो। हम आज भी इसको अपने सर्कल्स में, अपने कॉरिडोर में, जो हमारा अपना पर्सनल पीटीआई का कॉरिडोर है, हम यही डिस्कशन करते हैं कि हम तहरीक से पार्टी की तरफ आए। हमने 20 साल तहरीक चलाई है, हमने 126 दिन धरना दिया है, हमने लॉन्ग मार्च की है साउथ वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान की तरफ हमने लॉन्ग मार्च की है। वो इतना मुश्किल स्टेप था कि जिसके ऊपर आप यकीन जाने के कहीं अपने लोगों की भी पेशानी में खाम आ गया था कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल होगा कि कैसे जाएंगे हम साउथ वज़ीरिस्तान। हमारी तहरीक के बारे में अगर कोई ये गुफ्तगू करे कि ये बूट पॉलिश करके आए, तो मैं तो उसकी अकल पे दांग रह जाता हूँ कि ये क्या गुफ्तगू है भाई। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हम सब और आप सब मिलकर क्यों ना इस रास्ते को ताहयात बंद कर दें। ये रास्ता तो बंद होगा ना आपका इलेक्शन के थ्रू। तो अगर इलेक्शन की बात करूं तो इलेक्शन अनरिग्ड होनी चाहिए, जैसे मोहतरम भाई राना साहब ने फरमाया कि इलेक्शन जो है वो अनरिग्ड होना चाहिए। अनरिग्ड इलेक्शन के लिए जब तक आप टेक्नोलॉजी को नहीं लेके आएंगे आपका इलेक्शन नहीं होगा। अदरवाइज अगेन आरओज, अगेन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, अगेन वो जो बिल्कुल वो सारा अमला उसी मैनुअल तरीके से चीज़ों को लेके चलेगा तो इलेक्शन के ऊपर सवाल होगा, जैसे हमेशा होता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये अनरिग्ड इलेक्शन करना है तो हमें टेक्नोलॉजी को लाना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी को लाने के लिए जब हमने ईवीएम से रिलेटेड बात की तो ईवीएम के ऊपर डिबेट करने की बजाय आपने डायरेक्टली कह दिया चोरी वाला डब्बा आ गया, चोरी वाला डब्बा आ गया। क्या इस अहम ऐवान में बैठ के अपनी राय देनी चाहिए थी, या डब्बे को पहले दिन ही गाली देना शुरू कर दे कि पता नहीं खलाई मखलूक डब्बा ले आई है, कौन सा डब्बा, क्या हो गया? इस पर एक हम लोग अच्छी गुफ्तगू, सैर हासिल गुफ्तगू कर सकते थे। नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन, अभी केपीके का जो इलेक्शन हुआ, मैं दोबारा से पूछता हूँ, आपके इत्तेहादी जीत गए, आपके इत्तेहादी जीत गए, और उस केपीके के इलेक्शन में आप क्या कहते हैं, रिग्ड था या अनरिग्ड था? अगर तो वो अनरिग्ड था तो फिर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, तो फिर आप किस मुंह से हमें कहते हैं कि हम लोग पॉलिश करेंगे, हम लोग कमरे में बैठ के वोटें लेंगे, हम लोग मेहनत नहीं करेंगे और हमारी जमात इक़्तिदार में आ जाएगी, हम लोग डिलीवर नहीं करेंगे, हम इक़्तिदार में आ जाएंगे? किस मुंह से कहते हैं? और अगर वो रिग्ड था तो फिर इस्तीफा दे दें आप लोग। ठीक है, इस्तीफा दे दें, क्योंकि आपको तो स्टांस है। नुक्ता आपका आ गया थोड़ा सा, तो मेरी मुख्तसर बात है, बिल्कुल बॉटम लाइन डन हो गया। सर थोड़ा सा तवक्कुफ, नादिर नबील कबूल साहब, सर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल तक वही वाली बात जो हम नहीं करना चाह रहे थे लेकिन अब करनी ही पड़ेगी। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मुफीद इन्वर्टेड कॉमास में मशवरा देते हुए वासिक क़य्यूम साहब ने आपको इशारा दिया है ईवीएम मशीन का। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल
RTS सिस्टम से कुछ मुख्तलिफ हो पाएगा, इस बात की गारंटी कौन देगा? वो RTS सिस्टम, फिर वो उसके बाद एक और टेक्नोलॉजी आई थी धुंध टेक्नोलॉजी, जिसमें रिटर्निंग अफसरान जो है खो जाते थे। ये दुनिया की तारीख में सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है, जिस मुल्क में धुंध टेक्नोलॉजी के ज़रिए से इलेक्शन चोरी किया जाता हो, डाका मारा जाता हो, और वो भी सरकार ऐसा करती हो, और उसके बाद जब उसका भांडा फूटता है तो वही सरकार खड़े होकर कहती है अल्लाह कसम अब दोबारा नहीं करेंगे, अब हम एक और टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। तो इस बात से कौन अहमक इत्तेफाक करेगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नामी ये जो एक हरबा है, ये अपोजिशन को ट्रैप करने का कोई नया वो नहीं है? आसिफ साहब, अगर तो ये EVM मशीन एक बहुत ही कोई डिपेंडेबल या क्रेडिबल एक सिस्टम होता तो फिर अमेरिका और UK और नीदरलैंड्स ये सारे ममालिक इसको इस्तेमाल करते हैं, मगर दुनिया में कहीं भी ये इस्तेमाल नहीं होता। ये सिर्फ हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है जहाँ पे सिस्टम को हैक करने के और हाईजैक करने के हरबे की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे इस तरह के नए नए चोंचले छोड़े जाते हैं, जिसके साथ हम तो अपोजिशन तो इसके सख्त खिलाफ है और उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी टेक्निकल पॉइंट्स रेज़ करेगा, बिकॉज ओबियसली ये असेंबली से पास तो हो गया, तो ऐसे तो इसको नहीं रोका जा सकता अब। मगर अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई ऐसी टेक्निकल इसमें खामियां दिखा सकता है और बता सकता है, और हम भी ओबियसली कोर्ट जाने की कोशिश करेंगे और इसको चैलेंज करेंगे इस डिसीजन को, बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि इसको क्रेडिबली अवामी नुमाइंदे इसके थ्रू आ सकते हो, बिकॉज जिस तरह आपने ख़ुद फरमाया कि RTS सिस्टम जिस तरह बैठ गया था और 3-3, 4-4 दिन भी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के वोट्स रिज़ल्ट सामने नहीं आए थे, तो EVM मशीन तो आई थिंक इट्स इवन मोर ईजी टू हाईजैक। एक सिंपल सॉफ्टवेयर अपडेट, जिस तरह आपको पता है किस तरह होता है सॉफ्टवेयर अपडेट पाकिस्तान में और किस वजह से यूज़ किया जाता है सॉफ्टवेयर अपडेट, तो इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट के तहत आप सिर्फ बल्ले के जो ठप्पे हैं वो आप दिखाते हैं। सॉफ्टवेयर कई तरह के होते हैं, कुछ अपडेट होते हैं, कुछ किए जाते हैं, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर जो हैं वो अपडेट नहीं भी होते, या यूँ समझ लीजिए कुछ लोग जो है वो हार्डवेयर पे ही इक्तफा करते हैं। नादिर नबील कबूल साहब, राना मकबूल साहब और वासिक क़य्यूम साहब, तीनों मुअज़्ज़िज़ीन को आपकी शो में शिरकत पर एक मरतबा फिर सलाम तहसीन पेश करते हुए आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। वाइंड अप की तरफ जाऊँगा। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते बशर्ते ज़िंदगी आपसे मुलाकात होती है। फ़ी अमान अल्लाह।